Everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to discuss on the UPSC Commerce Optional Paper 2 year 2023. So we will dwell into the detail of this paper and we'll divide our discussion in such a form so that you can gain a complete understanding related to the your UPSC paper 2023 related to the paper 2. So our paper 2 include 4 subjects. So we'll discuss about that, the question asked in the examination of 2023. So we also analyze how many marks the question raised, how much you require to take care about the news analysis, the mistakes you can avoid with the help of our recent students who appeared in 2023. Okay, the related source and some strategies also we are going to cover in today's session. तो आज के सेशन में हम यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल पेपर 2 2023 का डिस्कस करने वाले हैं और इस पेपर की कंप्लीट एनालिसिस आपको शेयर करेंगे, कैसा पेपर आता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है, डिटेल एनालिसिस आपको शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर 2023 पेपर। कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, जो हमारे रीसेंट स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से हमने गैदर किया, जो 2023 में अपीयर हुए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और रिलेटेड स्टडी मटेरियल एंड प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये वेबसाइट में अगर आपको पेपर्स देखना है सो यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल एंड आप स्विच कर सकते हैं यूपीएससी कॉमर्स अकाउंटेंसी ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर। तो हम क्वेश्चन पेपर में जाएंगे और हमारा ये 2023 का हम पीडीएफ डायरेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। सो पेपर 2 हमारा जो है 250 मार्क्स का है, सेम एज पेपर 1 और 3 आवर्स का पेपर है। सेम स्ट्रैटेजी है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 कंपलसरी हैं आपके और उसके अलावा आपको 3 क्वेश्चन और करने हैं जिसमें एक क्वेश्चन मैंडेटरी है फ्रॉम ईच सेक्शंस। इस एरिया में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ के आप क्लियर कर सकते हैं, अपना समय आप वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर, ठीक है। सो बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू दी बेस्ट, ठीक है, मैं मैक्सिमम सपोर्ट आपको करना चाहती हूँ, तो अपनी क्वेरीज आप ओपनली जो है शेयर करें कमेंट सेक्शन में। सो हमारा सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 होता है। सेक्शन ए में हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, ओ टी एंड ओ बी। ओ टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड ओ बी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। और सेक्शन बी में भी हमारे 2 पेपर है जिसको हम शॉर्टकट सिम्बलाइज करते हैं HRM एंड IR, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो सेक्शन ए पे हम अभी फोकस करने जा रहे हैं, यानी हमारा ये जो सब्जेक्ट कवर करेगा, 2 सब्जेक्ट कवर करेगा आपका ओ टी एंड ओ बी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 हमने देखा कंपलसरी है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो ओ टी ओ बी का है वो आपका कंपलसरी है। तो हम देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और क्या आपको जो है मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, या क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे ओवरऑल पेपर 2 को आपको कैसे लेके चलना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, 150 वर्ड्स में आपको देना है हर एक सेक्शन का आंसर और 10 मार्क्स का आपका हर क्वेश्चन है, 5 हमारे सब क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर दैट आर एसेंशियल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूछा गया है कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप सिलेबस को चेक करें तो कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो वर्ड लिमिट भी रिस्ट्रिक्टेड है 150 वर्ड्स। तो आपको वही एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इंक्लूडिंग आपके न्यूज़ के अपडेट्स, ठीक है। तो आपको उसे जो है प्रेजेंट करना है। आंसर कैसे लिखेंगे, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, हम विद टाइम हम अपने आंसर्स एनालिसिस को भी लेकर के आएंगे, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी उठाएं और अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस भी दें, ठीक है। 1B क्या है, डिस्क्राइब द मेन प्रपोजिशन ऑफ न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। तो हमारे सिलेबस में न्यू क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है, लेकिन उसके मेन जो फैक्टर्स हैं, मेन जो फीचर्स हैं, मेन जो प्रपोजिशंस हैं उसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1C, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड क्लाइमेट, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, बट क्लाइमेट हमारी जो है सिलेबस का पार्ट नहीं था। ये हम अगर न्यूज़ को कवर करते हैं तो वहाँ से हमें कुछ व्यू पॉइंट्स मिलते हैं और न्यूज़ के बेसिस पे हम इसका आंसर जो है दे सकते हैं, ठीक है। 1D, हाउ डज द पॉलिसी ऑफ फ्लेक्सी टाइम इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग, एक्सप्लेन। सो फ्लेक्सिबल जो टाइमिंग है, फ्लेक्सी टाइम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी एक तरीके से क्रिएटिविटी आंसर राइटिंग यहाँ पे चेक की गई है कि जो
पॉलिसी है हमारी फ्लेक्सी टाइम की, आजकल कोविड के बाद हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, तो ये फ्लेक्सी टाइम ऑर्गेनाइजेशन को काम करते हुए उसकी फंक्शनिंग पे किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, आपको ये बताना है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि किसके प्रिस्पेक्टिव में आपको रखना है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रिस्पेक्टिव में भी दें कुछ लाइन, ठीक है, कि ये जो पॉलिसी है फ्लेक्सी टाइम की ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रेस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। कई बार आप जब आंसर राइटिंग करते हो तो आपने बहुत सारे प्रेस्पेक्टिव को बुलेट सेट में मेंशन कर देते हो, एम्प्लॉय के प्रेस्पेक्टिव पे, स्टेक होल्डर्स के प्रेस्पेक्टिव पे, लेकिन यहाँ पे हमें फोकस किसको रखना है, ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर भी हम डिटेल आंसर्स को सेपरेटली कवर अप करेंगे, वहाँ पे आपको एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कैसे सोचना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। 1E एक्सप्लेन थ्री फॉर्म ऑफ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, तो आपने एक दो लाइन इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मेंशन किया और उसकी 3 फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, ठीक है। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1A to 1E आपका ये सारे कंपलसरी हैं। तो हमने देखा यहाँ पे ब्लेंड है आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और क्रिएटिविटी आंसर राइटिंग, यानी आप जो मिस्टेक है यहाँ पे आपको जो अवॉइड नहीं करनी चाहिए, आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और हम ये नहीं देख सकते कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कौन सा अनइम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे, तो ऑलमोस्ट आपको सारे चैप्टर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑप्शनल रहता है, आपको आता है तो आप डेफिनेटली उसे अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, ABC, 20, 20 एंड 10 मार्क्स का वेटेज है। क्वेश्चन नंबर 2A, हाउ इज पावर used as a tool of organizational control, elaborate in detail the various sources of power। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं सब में, यानी 10 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। तो किस तरीके से पावर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए टूल के तरीके से काम करता है, और साथ ही साथ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर को पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपकी क्रिएटिविटी ऑफ आंसर राइटिंग यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। भाई कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हर एक स्टूडेंट को पता है, लेकिन आप कितने अच्छे तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, वही इंप्रेशन डालता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B, profit maximization as a goal is being gradually considered less important in many organizations। Express and justify your opinion on the above statement। ये 100% क्रिएटिविटी आपकी रिक्वायरमेंट रख रहा है। अगर आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी तो आपको एक जो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं उसका आंसर आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी यहाँ पे पूछी गई है कि भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक जो पहले एक गोल हुआ रहता था ऑर्गेनाइजेशंस का, वो आज के ज़माने में लेस इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप इसे एक्सप्रेस करें, यानी आप अपने व्यू दें यहाँ पे इस स्टेटमेंट में, और डेफिनेटली आपके माइंड में जो एग्जांपल्स हों उसे डेफिनेटली इंक्लूड करें। 2C, क्रिटिकली एनालाइज द पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। इसको हमने ऑलरेडी इन्फॉर्म भी किया था हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को कि पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप रिसेंटली न्यूज़ में भी था। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको स्ट्रेट अवे इस थ्योरी के बारे में आपको नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो अगर हम कॉन्क्लूड करें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, तो हमारा जो टॉपिक है वो पावर का टॉपिक कवर अप किया है। सेकंड आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपकी क्रिएटिविटी देखी गई है, और थर्ड आपका लीडरशिप चैप्टर से पाथ गोल थ्योरी ऑफ दी लीडरशिप है। तो ये तो हमारा की टॉपिक्स था क्वेश्चन नंबर 2 का। उसके बाद अगर हम मिस्टेक्स की बात करें कि हमें कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है और एक अच्छी वोकेबलरी में आप आंसर लिख के आ सकें, इसके लिए आपको एक अच्छी बुक से रीडिंग करनी है और साथ ही साथ थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। स्टडी मटेरियल और एंड हम प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी को एक पेपर को पूरा कंप्लीट डिस्कस करने के बाद जो है कंक्लूड करेंगे। क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा 3 पार्ट में है, ABC, 20, 20, 10 इक्वल वेटेज है। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में था वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 3 में है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, हाउ इज हर्सबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी यूजफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको थ्योरी के बारे में पता होगा तभी आप उसके यूज़ के बारे में बता पाओगे। लिस्ट एनी 5 हाइजीन फैक्टर एप्लीकेबल टू एन इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको वो हाइजीन फैक्टर्स तो पता होंगे लेकिन उसको कनेक्ट करना है इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 10 वेटेज है आपका। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या रहा है यहाँ पे, हर्सबर्ग की हाइजीन थ्योरी, और ये हमारे
जो है हाइजीन फैक्टर्स को आपको यहाँ पे लिखना है और इस थ्योरी के बारे में जानते होंगे तभी आप लिख पाओगे। क्वेश्चन नंबर 3B, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय वर्क एफिशिएंसी। तो आपको माइंड में क्या रखना है, पिक्चर में क्या रखना है कि एम्प्लॉय की वर्क एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए, केवल उसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपने क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के इंपॉर्टेंस को समझाना है। अगेन आपने क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंस को भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या दे दिया इन्होंने कि एम्प्लॉय की केवल वर्क एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए आपको इंपॉर्टेंस को बताना है। तो आपकी स्टैटिक नॉलेज के साथ साथ यहाँ पे क्रिएटिविटी इंक्लूड हो जाती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3C, 10 मार्क्स। Delineate any 5 complementary transactions in related to the transactional analysis। हमने कई सारे ट्रांजेक्शन्स को जो है कवर अप किया है। स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा तो आप इसे आप लिख सकते हो। तो कंक्लूड करें क्वेश्चन नंबर 3, तो क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद आपका बेसिक नॉलेज ऑफ एवरी टॉपिक आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड है। और सेकेंडली जो मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, हमें बेसिक्स को डेफिनेटली कवर अप करना है। हम ये नहीं देख सकते कौन सी थ्योरी इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। क्लियर? और टॉपिक कौन कौन से कवर है? हर्सबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये हमारे मोटिवेशन चैप्टर से है। सेकेंड हमारा क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। और थर्ड हमारा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस में कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन्स। स्विच करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये डिवाइडेड है 3 पार्ट में, ABC, 20, 20 एंड 10 इनका वेटेज है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4A। डिस्क्राइब परसेप्चुअल प्रोसेस, एक्सप्लेन द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई के बारे में पता होगा तभी लिखोगे। तो इसको हमने इमेज लर्निंग के थ्रू भी आपको प्रोवाइड किया था कि स्टिमुलाई क्या होता है। और रिसेंटली हमने व्हाट्सएप चैनल बनाया है एंड आई नीड सम टाइम, वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम इमेजेस के थ्रू आपके माइंड में सेटल कराएं, क्योंकि कई बार हम इमेज देखते हैं तो हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट सेटल हो जाता है और मे बी किसी भी वजह से आप रिविजन नहीं कर पाए तो वो इमेज आपको रिकॉल हो जाए और आप कुछ तो लिख के आ जाओ। ठीक है, सो डिस्क्राइब परसेप्चुअल प्रोसेस, एक्सप्लेन द सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई। आपकी डायरेक्ट तो है डिस्क्राइब परसेप्चुअल, एंड साथ ही साथ जो है क्रिएटिविटी भी यहाँ पे पूछी गई है कि स्टिमुलाई से रिलेटेड आपकी सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्या रहने वाली है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 10-10 डिवाइड हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 4B, अगेन 20 मार्क्स। आइडेंटिफाई सम चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ द इंडियन IT सेक्टर। Describe the impact what these changes have on organization design and structure। सो इंडियन IT सेक्टर पे तो मैं वैसे ही आपको बोलती हूँ कि थोड़ी सी आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक से 99% आपका जो है न्यूज़ एनालिसिस से कवर अप होता है अगर क्वेश्चन आता है तो एग्ज़ाम में। और इसने साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर दिया ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, और ये टोटल जो है आपकी क्रिएटिविटी डिमांड करता है। क्वेश्चन नंबर 4B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4C, 10 मार्क्स। हाउ कैन द प्रैक्टिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प इन रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्सप्लेन। तो भाई ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ये एक तरीके से पूरी क्रिएटिविटी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में जो है ये एक कोई सिलेबस नहीं है, ये एक पूरी पूरी बुक है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक पूरा पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको पूरी कंपाइल नॉलेज यहाँ पे पुट करनी है और बताना है कि कैसे ये जो है ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, OB सब्जेक्ट के बारे में ही यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी पूछी गई है। एंड डोंट वरी, आप ऐसे ही कोऑपरेट करते रहेंगे तो हम आंसर्स को भी लेकर के आएंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि वहाँ पे जितना मैक्सिमम सपोर्ट मैं कर सकूँ आपको करूँ। उसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि आप आपकी माइंड में कोई क्रिएटिविटी क्वेश्चंस हो या कोई पॉइंट्स आप चाहते हो कि हम उसे कवर अप करें, आप उसे डेफिनेटली शेयर करेंगे। क्लियर? सो सेक्शन A हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम कंक्लूड करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो परसेप्चुअल प्रोसेस और स्टिमुलाई के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर क्या है, और साथ ही साथ आप IT सेक्टर के बारे में नॉलेज में रखें। एंड थर्ड इज OB एज अ सब्जेक्ट, क्योंकि एक बार इंटरव्यू में भी पूछा गया था कि एस्पिरेंट से OB और OT का डिफरेंस क्या है। तो बहुत ही बेसिक सी बातें पूछ ली जाती हैं। उन सारे फैक्टर्स को हमने बुक्स में कवर अप किया है। हमारी बुक जो मैराथन ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल है, हमारी जो कोशिश रही है कि जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आए हैं वो उसे कवर अप करें
और कुछ जो चेंजेस होते हैं उसे हम आपको न्यूज़ अपडेट की जो PDF प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे हम कवर अप कर देते हैं, ठीक है। सो सेक्शन ए OT एंड OB हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी क्वेश्चन है, आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं भी करोगे लेकिन ये काउंटेड अटेम्प्ट माना जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे सेम एज ABCDE। हर एक क्वेश्चन का वेटेज है 10 मार्क्स और हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 5A अ गुड जॉब डिस्क्रिप्शन लीड्स टू इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एक्सप्लेन। पहला ही क्वेश्चन स्टेटमेंट है और आपकी 100% क्रिएटिविटी ऑफ आंसर राइटिंग यहाँ पे डिमांड करता है। देखिए हर एक स्टूडेंट को स्टैटिक नॉलेज हो जाती है, एक कोई बुक है उसको 10 बच्चे सेम वो 10 बच्चे उस बुक को पढ़ रहे हैं, लेकिन आप कितना अच्छा प्रेजेंट करके आ रहे हो एग्जामिनर के सामने वही इंप्रेशन डालता है। नो मैटर आप अगर आपने बुक को एज इट इज़ रटा, 4 बच्चे उन्होंने एज इट इज़ रटा और एज इट इज़ आप रखे गए तो एग्जामिनर के सामने वैसा इंप्रेशन बनेगा कि ये तो ऐसा ऑफिसर बनने वाला है। लेकिन उन्हें क्या चाहिए, एक ऐसा ऑफिसर चाहिए जो हर जो सिचुएशंस हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स की, उसको उसी सिचुएशन के एनालिसिस से एनालाइज करें और उसे सॉर्ट आउट करें। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एनालाइज करें और सॉर्ट आउट करें, तो वो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5B एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय ओरिएंटेशन। एम्प्लॉय ओरिएंटेशन का पर्पस बताना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका। 5C why is controlling absenteeism necessary for organization explain। तो एब्सेंटिज्म को कंट्रोल करना क्यों इम्पॉर्टेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है। अगेन डायरेक्ट प्लस आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। राइट अ नोट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, कितना वाइड टॉपिक दे दिया और कितने कम वर्ड्स में आपको बोला है, तो यहाँ पे आप जितना खूबसूरत तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग को प्रेजेंट कर सकते हो उसे आपको करना है, ठीक है। 1E competition among industry often leads to the labor turnover। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर आपने न्यूज़ की बुकलेट पढ़ी होगी तो वहाँ पे एक जगह पे मैंने मेंशन किया हुआ था कि जो IT सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया। अगर आप ऑब्जर्व करें बहुत सारी कंपनीज़ में तो क्या होता है, एम्प्लॉय को जहाँ पे जैसे ही ज़्यादा पे मिलने लगती है वो यहाँ पे, और ऑनलाइन एजुकेशन सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय को ले लेते हैं और उनको हाई पे कर लेते हैं, ठीक है। So you can put those example here also and explain this. So this is all required your creativity again. तो क्वेश्चन नंबर 5 को कंक्लूड करते हैं। ABCDE 5 सब क्वेश्चंस हैं, 10 मार्क्स ईच हैं, 150 वर्ड्स को ईच में एक्सप्लेन करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जो क्लियर होने चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है आपको पता होना चाहिए, एम्प्लॉय ओरिएंटेशन पता होना चाहिए, एब्सेंटीज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और लेबर टर्नओवर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 3 पार्ट में क्वेश्चन है, A, B एंड C। वेटेज है 20 मार्क्स एंड 10 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6A हाउ डू ट्रेड यूनियन कॉन्ट्रीब्यूट टू द बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, डिस्क्राइब। इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है, सब्जेक्ट अभी तक हमने सारे जो क्वेश्चंस देखे वो हमारे HRM के थे। तो 6A जो है हमारा वो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है। ट्रेड यूनियन एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कोऑर्डिनेट किया गया है यहाँ पे, और पूरी क्रिएटिविटी यहाँ पे आपकी चेक की जा रही है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6B एम्प्लॉय वेलफेयर इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एम्प्लॉयर एंड ट्रेड यूनियन, कमेंट ऑन द अबव स्टेटमेंट। सो ये सेम क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज का था, ठीक है। नॉट एग्जैक्ट द स्टेटमेंट, ट्विस्टेड स्टेटमेंट, कि हमने आपको ये समझाया था कि आपको कैसे वाइड सोचना है किसी भी एरिया में। कोई भी क्वेश्चन है आपको उसको सारे पर्सपेक्टिव में अपनी तैयारी करके जानी है और ट्री डायग्राम्स को प्रिपेयर करना है। तो सेम थिंग इज कि एम्प्लॉय का जो वेलफेयर है ना वो केवल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी नहीं है, वो स्टेट की भी है, एम्प्लॉयर की भी और ट्रेड यूनियन की भी है। यहाँ पे आपको अपनी क्रिएटिविटी मेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 6C describe the relationship between the activities of performance appraisal and job analysis। so again ये create जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड जो है जॉब एनालिसिस का रिलेशनशिप पूछा गया है। तो कंक्लूड करते हैं हमारा अगर क्वेश्चन नंबर 6 से, तो मिस्टेक्स आपको क्या अवॉइड करनी है कि भाई आपको आंसर राइटिंग करना है, आप वहाँ पे स्किप नहीं कर सकते हो। क्रिएटिविटी और या तो आपको ट्री डायग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हुए, ट्रेड यूनियन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि ट्रेड यूनियन क्या है।
साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और जॉब एनालिसिस क्या है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 again divided into 3 parts A, B, C, weightage 20 marks, 20 marks and 10 marks respectively. Question number 7A. ILO is still relevant for modern India. Elaborate in detail. Fully creativity आपकी यहाँ पे required है कि जो इंडस्ट्रियल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी भी मॉडर्न इंडिया के लिए रिलेवेंट है। आपको अपने फॉर्म में इसको एलैबोरेट करना है। ठीक है? 7B. Industrial democracy functions in India through the demarcation of level of participation accordingly. Matters of participation explain. तो दोनों क्वेश्चन हमारे IR के हैं 7A एंड 7B। ठीक है? और दोनों क्वेश्चन आपकी क्रिएटिविटी डिमांड कर रहे हैं। 7C. Placement problem arise more in larger and geographically scattered organization. Comment. सो क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम कंक्लूड करें तो तीनों पार्ट A, B एंड C आपकी फुल्ली क्रिएटिविटी रिक्वायर कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आपको ILO के बारे में पता होना चाहिए। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी क्या होती है ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है? और प्लेसमेंट जो है क्या है, प्लेसमेंट के बारे में एक बेसिक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए ताकि आप एक अच्छे टर्म्स को यूज़ करके आंसर को प्रेजेंट कर सकें। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 divided into 3 sections again A, B and C, 20 marks, 20 marks and 10 marks respectively. So 8A, describe the scope and relevance of HRM in organization today. तो टुडे के रिस्पेक्ट में आपको इसे कनेक्ट करना है कि कैसे जो क्या है स्कोप एंड रिलेवेंस है HRM का। सेकेंड 8B, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये आपके न्यूज़ से कोरिलेटेड है। एंड C, हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई द ट्रेनिंग नीड्स ऑफ देयर एम्प्लॉय एक्सप्लेन। तो ये डायरेक्ट है आपका। सो कंक्लूड करें अगर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको जो है स्कोप पता होना चाहिए, HRM का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए और इंडियन पब्लिक सेक्टर PSU से आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको ट्रेनिंग के बारे में पता होना चाहिए। सो हमने अगर कंक्लूड किया कंप्लीट पेपर 2 को अगर हम कंक्लूड करें तो इक्वल वेटेज गिवन है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एंड क्रिएटिविटी में। कई बार हम ये इमेज लेके चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 डायरेक्ट क्वेश्चन कंपलसरी है तो वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट हम देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएटिविटी भी डिमांड की गई है। ठीक है? अब कई बार हम ये भी प्लान करते हैं कि भाई IR कौन पढ़ के जाए, कम है और क्यों पढ़ के जाए। सो हम देख सकते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग यहाँ पे पूछा गया है आपसे, कंपटीशन पूछा गया है, तो ब्लेंड है प्रॉपर HRM एंड IR का। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से चैप्टर्स को ना छोड़ें। स्टिल अगर आपको कोई डिलेमा है कि भाई ये चैप्टर मेरा दुश्मन है या ये सब्जेक्ट मेरा दुश्मन है, उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी है वो डिपेंड आप कैसे उसे एनालाइज करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ के उसका सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है? की टॉपिक्स कौन कौन से थे हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है? हमने मार्किंग स्कीम को देख लिया है, इंपॉर्टेंस भी देख लिया, हमारे टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। मिस्टेक्स आपको कौन कौन से कॉमन एरर जो है आप एज ए कैंडिडेट आपको अवॉइड करने चाहिए जब आप पेपर को अपीयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1-5 तो आपको करना है, उसके अलावा कौन से 3 क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। ये भी आप प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ क्रिएटिविटी, आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करनी है, उसे स्किप नहीं कर सकते हैं। चाहे आप डिटेल में आंसर राइटिंग करें या ट्री डायग्राम के थ्रू, ये आपकी चॉइस होगी और आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है? और मिस्टेक्स आपको ऐसी अवॉइड करनी है कि अगर कोई चैप्टर पसंद नहीं आ रहा या कोई आपको टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा है, उसे 1-2 बार रीड करें, उसके बारे में बेसिक नॉलेज ज़रूर लेके जाएं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आपको बेसिक नॉलेज होती है तो आप उसे अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है? स्टडी मटेरियल के बारे में हमारी द मैराथन ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल बुक है। नो मैटर आप किसी भी ईयर में एग्ज़ाम दे रहे हो, आप उसको आज की डेट में बाय कर सकते हो। कोई भी अपडेट्स होंगे, कोई भी चेंजेस होंगे, हम उसे जब कवर अप करते हैं तो हम ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो आपकी बुक कभी भी पुरानी नहीं होगी। ठीक है? प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम कंक्लूड करें हमारे पेपर 2 में, तो आपने देखा चारों पेपर आपके होलिस्टिकली थ्योरी हैं, जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन और क्रिएटिविटी दोनों इन्वॉल्व है। लेकिन क्रिएटिव आप तभी हो पाओगे जब आपको टर्म्स क्लियर होंगे, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है पहले और उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट रखना है, ट्री डायग्राम्स बनाने हैं, रिवीजन टेक्निक्स को ऐसे यूज़ करना है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने द मैराथन ऑफ UPSC कॉमर्स ऑप्शनल बुक ली है
तो आप नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे, आप हाइलाइटर यूज़ करेंगे और ट्री डायग्राम का यूज़ करेंगे। स्टिल अगर कोई डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आई बिलीव आई हेल्प यू विद दिस, कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कैसे आपको पेपर 2 को रेफ़र करना है, जो हमारा 2023 का कैसा पेपर था, आपको एक वैल्यूएबल इंसाइट दे सकी मैं। अगर कोई डाउट रहता है आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आई बिलीव कि आपकी जर्नी को थोड़ा सा ईज़ करेगा, आपको ये एनालिसिस से और जो हमारे वैल्यूएबल सोर्सेज हैं उससे आपकी प्रिपरेशन में आपको सपोर्ट मिले। कोई क्वेरी, कोई डाउट हो उसे पूछें, अपने व्यूज़ एंड ओपिनियंस को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।